एक और प्रोग्राम का नया शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम में गौहर कुचे मेरे साथ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि आज के दिन पर यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ खास रहता है वो आप तक पहुंचाएं और उसके बाद एक एक करके हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क की जो सारी सूरत हाल है उस पर नजर दौड़ाते हैं और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। अगले 12-24 घंटों के दौरान क्या कुछ मुल्क के अंदर घटने वाला है वो तमाम हालात वाकयात और सारी सूरत हाल आपके सामने रखने की हमारी भरपूर कोशिश रहती है। और इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी, और जब जम्मू कश्मीर हम चलते हैं तो मकामी सतह पर क्या कुछ इंतजामिया के इकदाम, अवामी मसाइल और दीगर कुछ ऐसे मामलात जिन्हें लेकर हलचल न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के पहाड़ों तक भी रहती है। लद्दाख के अंदर भी काफी ज्यादा हलचल पिछले 12 घंटों के दौरान है। कल रात हमने आपको खबर बताई थी लेकिन उसमें अपडेट है। बच्चों के लिए कुछ खबरें हैं, यानी जो प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं और कोचिंग के जो बच्चे कोचिंग के लिए ख्वाहिशमंद है उनके लिए कुछ खबर, बोर्ड की तरफ से कुछ खबरें मुसलसल सुनाई जा रही हैं। ये सारे मामलात आज के प्रोग्राम में सर फहरिस्त रहेंगे जिन पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको खेल के मैदान से, जहां पर आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज है, लेकिन खबर जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी है कि क्रिकेट के बाद हॉकी में भी अब नौजवानों ने आज के बाद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दिया है। इन सारे मामलात पर चलेंगे लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले नजर हिस्ट्री ऑफ द डे पर। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है, यानी आज का दिन 14 नवंबर हिंदुस्तान के अंदर, इस दिन पर जरा नजर दौड़ाते हैं। शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज के दिन यानी कि 14 नवंबर को क्या कुछ हुआ है। 1889 मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश हुआ है और इस साल 1964 14 नवंबर को आज ही के दिन इस दिन को यौम इत्फाल के तौर पर मनाने का सरकारी ऐलान हुआ है। और 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को इलाहाई रियासत बनाने का ऐलान किया है। और 14 नवंबर आज ही के दिन यानी कि 1955 में मुलाजमीन की स्टेट इंश्योरेंस के हवाले से जो है ऐलान हुआ है। और 1883 में चिली कांग्रेस ने नेशनल लाइब्रेरी कायम की है। और 1921 में आज ही के दिन स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई है। और आज ही के दिन 14 नवंबर 1984 में नासा ने नेटो 3D सैटेलाइट लॉन्च किया है। और आज ही के दिन साल 2001 में अफगान शमाली इत्तेहाद के जंगजू ने दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया था। तो ये थी आज के हवाले यानी कि तारीख में क्या कुछ हुआ आज के दिन के हवाले से। 14 नवंबर आज के दिन क्या कुछ हुआ है। तो प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा करेंगे दिल्ली के हवाले से। जी हाँ, दिल्ली में फिजाए आलूदगी के हवाले से जहां कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, समाअत हुई है, उसके बाद ही दिल्ली सरकार और मरकजी सरकार को अदालत की जानिब से, अदालत उज़्मा की जानिब से फटकार भी लगाए गए। इस सिलसिले में जब दिन में कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है तो उसके बाद ही चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की जानिब से जो दिल्ली में फिजाए आलूदगी इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक सतह पर है, इस पर तशवीश का इजहार किया गया। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की जानिब से दोनों सरकारों यानी कि मरकजी सरकार और दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाए गए। उसके बाद शाम देर गई दिल्ली सरकार की जानिब से कुछ अहम फैसले, कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं जिनमें स्कूलों को दिल्ली में तालीमी सरगर्मियाँ फिलहाल एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। सरकारी मुलाजमीन को घरों से ही एक हफ्ते तक काम करने की हिदायत दी गई और साथ ही साथ जो तामीराती काम है उस पर भी 17 नवंबर तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली के अंदर जहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से शाम होते होते उस वक्त ऐलान किया गया, कुछ अहम फैसले लिए गए सरकार की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से, जो अदालत उज़्मा की तरफ से कल ही मशवरा दिया गया था। दिल्ली के अंदर इस जो जहर आलूदा हवा, इससे बच्चों को बचाने के लिए आम लोगों को, वो लोग जो काम पर बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं, उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर जो इकदाम करने की जरूरत है, वहां पर अगर लॉकडाउन भी लगाना पड़े तो सरकार इस पर भी गौर खौज करे। कल जब मशवरा दिया गया तो 5-6 घंटों के बाद अहम पेशरफ्त हुई और दिल्ली के अंदर जो चूंकि फिजाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई है, जहां पर कल तक हम देख रहे थे 470-480 के आसपास जो PM था यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन शाम होते होते हमने देखा कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि 550 तक भी पहुंच भी सकता है, चूंकि इस पर पहले ही खदशात का इजहार माहिरीन की तरफ से किया गया। और कल ही एक फहरिस्त आपके सामने रखी थी जिसमें दिल्ली के साथ साथ मुंबई और कोलकाता को भी
और पाकिस्तान के शहर लाहौर और इसके अलावा इस्तांबुल शहरों को, ये वो तमाम शहर थे जिनको सबसे ज्यादा आलूदगी जहां पर है, फिजाई आलूदगी की जिन शहरों के अंदर है उन फहरिस्त में इन्हें शामिल किया गया था। लेकिन दिल्ली के अंदर कल सुबह से, आज तो छुट्टी का दिन है और कल सुबह से तालीमी इदारे जो हैं वो फिजिकली बंद रहेंगे। वर्चुअल मोड के जरिए यानी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज दोबारा से किया जाएगा। 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर जो तामीराती काम थे उनको बंद करने का फैसला लिया गया है और जहां पर कल से तालीमी इदारे बंद रहेंगे अगले अहकामात तक। हालांकि एक हफ्ते के बाद अगर सूरत हाल बेहतर रहती है, चूंकि पराली भी जलाई जा रही है, इसके अलावा चूंकि मौसम सरमा के दौरान ये आमतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी राजधानी के अंदर ही देखी जाती है, जहां पर धुंध और घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा भी काफी ज्यादा होने लगते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक उन तमाम चीजों से बचने के लिए और मजदूरों को बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहे हैं उन पर भी फैसला लेते हुए 17 तारीख तक काम बंद करने का ऐलान किया। दूसरी बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई कि फिजाई आलूदगी से बचने के लिए लॉकडाउन जो है उस पर भी गौर खौज किया जा रहा है। मुकम्मल लॉकडाउन दिल्ली के अंदर नकलो हरकत रोकी जाए या नहीं, और फिलहाल जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी दफातर के अंदर काम करते हैं, उन्हें भी ये हिदायत दे दी गई है दिल्ली हुकूमत की तरफ से कि वो घरों से ही काम करें, यानी वर्क फ्रॉम होम। इस प्रोसेस को फिलहाल जारी रखा जाए कुछ दिनों के लिए जब तक मजीद इसमें सुधार होता है। ये एक तरफ की बात, लेकिन अब जरा एक और खबर आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। और जब बात माहौलियात की हो रही है तो इस पर काफी गौर खौज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बार फिर इजलास हुआ और उस इजलास में दुनिया भर में माहौलियात को शदीद नुकसान का खतरा लाहक है, ये साफ कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर के तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया है, इंतबाह दिया है कि माहौलियात के नुकसान से तबाही बहुत करीब है। वो दिन दूर नहीं जब इससे भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो ग्रेटा थनबर्ग जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जो उठाए जाने चाहिए उनके लिए काम करती हैं, उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा ये एक बार फिर फेक है, फ्लॉप शो है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मीटिंग्स तो की जा रही हैं लेकिन ज़मीनी सूरत हाल तब्दील करने में ये बहुत बड़ा इदारा अगरचे था मगर कामयाब नहीं हुआ। ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से जिन्होंने तमाम जो COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई उसे लेकर पहले ट्वीट किया और उसके बाद पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उस पर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। लेकिन उनके साथ साथ दुनिया भर के ऐसे हजारों कारकुनान हैं, ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो माहौलियात के लिए काम करते हैं। लेकिन आज के दिन में जो मीटिंग हुई है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उस पर काफी ज्यादा सवाल उठे और COP26 का आउटकम क्या है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये ग्रेटा थनबर्ग जो है वो अपने ट्वीट में भी कहती हैं। लेकिन एंटोनियो गुतेरस की तरफ से फिलहाल जो कहा गया है कि खतरा बरकरार है। चलिए, तो ये खबर जो है यूएन के हवाले से, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी जो माहौलियात में आलूदगी पाई जा रही है इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। जो ग्रेटर थनबर्ग हैं उनकी जानिब से पहले भी जब COP26 हुआ था उस पर भी उन्होंने तनकीद की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है उस हवाले से इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब आज जो है हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि माहौल जो है इसमें काफी आलूदगी पाई जा रही है। इस सिलसिले में लगातार अब यूएन की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस की जानिब से भी कहा गया है कि माहौलियात को शदीद नुकसान का खतरा है। उन्होंने कहा कि सभी ममालिक को इस हवाले से इंतबाह दिया गया कि अगरचे कबल अज़ वक्त इस पर इक़दामात नहीं उठाए गए तो माहौलियात को नुकसान ज्यादा हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, चूंकि नई दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि साल 2019-20 में एक अहम पेशरफ्त हुई थी और दिल्ली से लेकर कटरा तक मजहबी मकाम पर जाने वाले लोगों के लिए एक और सहूलत रेलवे हुकाम की तरफ से दी गई थी, जिसे हम दिल्ली से कटरा जाने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते थे, यानी एक और ट्रेन का आगाज किया गया था। तैयारी अब और की जा रही है कि मजीद 18 ट्रेनें लाई जाएं, लेकिन एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि जितनी भी ट्रेन मजहबी मकामात पर जाती हैं, और बड़ी बात यह कि कटरा के अंदर जो ट्रेन जाएगी जिसमें दिल्ली से या मुल्क के बाकी शहरों से, दिल्ली से इसकी हालांकि शुरुआत होती है, उन सभी मुसाफिरों के लिए प्योर वेज खाने का, खालिस सब्जी का इस्तेमाल हो। प्योर वेजिटेरियंस जो है वो इसमें बहुत सारे लोग हैं और
वेजिटेरियंस को किसी तरह की परेशानी ना हो, मजीद 18 ट्रेनें एक तरफ शुरू करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। लेकिन सत्विक सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जरूरी करार दिया गया था, जिसके लिए कहीं ना कहीं मंजूरी मिल गई है। और सत्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि वंदे भारत टू वाराणसी और इसके अलावा कुल मिलाकर यानी 18 ट्रेनें जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन आज के वक्त में IRCTC नॉर्दर्न रेलवे हुकाम की तरफ से अहम फैसला लिया गया है कि दिल्ली से कटरा जाने वाली जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें एजेंट्स हो या मुसाफिर हो, यानी वो अमला हो जो इस गाड़ी को, इस ट्रेन को दिल्ली से जम्मू पहुंचाने में और मुसाफिरों की तमाम सहूलत को यकीनी बनाने में काम करता है, मदद करता है, उनके लिए बाकायदा इंतजाम होगा। एक तरफ अलग से जो खाने पीने की चीजें होंगी वो वहां पर प्योर वेज का इस्तेमाल हो सके, इसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल तैयार किया गया है, उस शेड्यूल के मुताबिक काम किया जाएगा। दूसरी बात ये कि सत्विक काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेशन जो है, मजीद यहां पर जो ट्रेनें जो शुरुआत करने की बात कही जा रही है, उससे पहले जितनी भी ट्रेन चल रही हैं इनमें आमतौर पर मुसाफिर क्या करते थे, अपनी मर्जी से जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त भी कई बार कर लेते थे। हालांकि इस ट्रेन के अंदर खाने पीने का इंतजाम ऑलरेडी किया गया है रेलवे हुकाम की तरफ से, लेकिन इस बार अलग जो हिकमत अमली है उसके साथ कंसर्न मिनिस्ट्री वो सामने आई है और प्योर वेज खाना मिल सके लोगों को, उन सभी लोगों को जो मजहबी मकामात का रुख करते हैं, सिर्फ दिल्ली से कटरा नहीं बल्कि अगर कहीं और भी शुरू होगी, वाराणसी जो दिल्ली से ट्रेन जिसकी शुरुआत करने की बात हो रही है, लगभग हरी झंडी इसी साल दिखा दी जाएगी आखिर तक, उसके लिए भी अब बाकायदा प्लान तरतीब दिया गया है। दूसरा, किसी भी मुसाफिर को बाहर से खाने पीने की कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए भी एक शेड्यूल तैयार कर दिया गया है और ना ही किसी को लाने की इजाजत दी जाएगी ट्रेन के अंदर कि वो अपना सामान लाए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकियों के साथ खाए। विद इन द ट्रेन तमाम चीजें जो पहले फैसिलिटीज थी उनको इम्प्रोवाइज करके अब इस बार प्योर वेज खाना या जो ये कह लीजिए कि खालिस सब्जी का यहाँ पर इस्तेमाल हो सकेगा। इसलिए ये जो है कि मजहबी जज्बात के किसी के ठेस ना पहुंचे, उनका एहतराम करते हुए रेलवे हुकाम ने यह हवाला दिया है कि वो फौरी तौर पर इसके लिए कदम उठाने जा रहा है। बात अब जरा त्रिपुरा की भी, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर जो कुछ हुआ उस पर तफसीलात क्या कुछ हैं गौहर आपको बताएंगे, चूंकि हलचल जो है महाराष्ट्र तक देखने को मिली है और पुरतशद्दुद वाकयात में भी कुछ मकामात पर इजाफा हुआ है, लेकिन सूरत हाल फिलहाल काबू में है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। जी हां, त्रिपुरा के अंदर जहां फसादात रोनमा हुए थे उसके बाद ही महाराष्ट्र के अंदर वो फसादात का मामला जो है उसमें तशद्दुद जो है वो कल महाराष्ट्र के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने देखा है कि जहां पर मुस्लिम आबादी की जानिब से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बंद की कॉल दी गई है और कल भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जहां त्रिपुरा के अंदर जो हालात बने हुए थे, जहां मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जहां पर मसाजिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों को भी और साथ ही साथ मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद ही हमने देखा है कि लगातार मुख्तलिफ इलाकों, त्रिपुरा के आसपास के इलाके जो हैं वहां पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कई समाजी कारकुनों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है और UAPA के तहत भी उन्हें हिरासत में उन पर FIR दर्ज भी की गई। और साथ ही साथ हमने कल भी देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर मुसलमानों की जानिब से जब रैली निकाली गई, प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद ही वहाँ पर भी जब प्रोटेस्ट के दौरान कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से उन पर हमला किया गया और उसके बाद ही पुलिस ने भी बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन पर जो है कार्रवाई की और एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर भी किया गया। उसके साथ ही कुछ ऐसे हालात भी बने, ताहम इंतजामिया की जानिब से और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से उन हालात पर काबू पाने के लिए उन्होंने उन पर काबू पा लिया। और जो हालात है, अब माना जाता है कि कई अजला के अंदर अगरचे हालात पुरतनाव है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस की जानिब से हालात फिलहाल काबू में है। बड़ी बात यह है कि 28-29 तारीख को जब बांग्लादेश के अंदर बताया जा रहा था कि वहां पर अक़लियती फिरके को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, कुछ हमले हुए थे मजहबी मकामात पर, लेकिन उसके बाद त्रिपुरा के अंदर उन सभी अक़लियतों को बांग्लादेश के अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वहां उन्हें टारगेट ना किया जाए, इसकी मुखालफत में एहतजाज हुआ और एहतजाज के दौरान दीगर कुछ मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई, जिसके बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन अब ये आग जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंची है और अमरावती जिले में फिलहाल इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया है।
जो अक़लियती फिरके के लोग हैं उन्हें पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद जब बाहर निकले तो बताया जाता है कि पथराव भी शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अब कार्रवाई जब की गई है तो 20 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है, ये महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन फिलहाल इस वक्त सुबह सुबह जो है सूरत हाल काबू में है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट वहां ऑलरेडी कर दी गई थी, लेकिन अमरावती जिले के अंदर भी जहां पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से रजा अकेडमी इनमें शामिल थी, दीगर कुछ जमातें थी और इनके साथ पॉलिटिकल या सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी आगे आई थी इस हिमायत में। और उसके बाद बाकायदा एक प्लान के तहत इस वक्त भी इंतजामिया काम कर रही है। बढ़ते आगे, अब बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के उस बयान की बात करेंगे जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर एक बार फिर तबसरा करते हुए मकामी लोगों का रोल मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में सबसे अहम करार दिया है। गौर जी हाँ, सीडीएस चीफ बिपिन रावत की जानिब से जो बयान सामने है, उनका मानना है कि मिलिटेंसी मुखालिफ जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन इस वादी में इस वक्त चल रहे हैं या पिछले कई सालों से चल रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि मकामी लोगों का ताउन मिल रहा है और मकामी लोगों के ताउन से ही कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। ये जनरल बिपिन रावत का कहना है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अब मिलिटेंटों के बारे में उन्हें इतला देते हैं, मुताला करते हैं, जहाँ कहीं पे भी मिलिटेंट्स होते हैं तो कश्मीरी लोग जो है, अवाम जो है, वो उन्हें फोर्सेस को इतला देते हैं, पुलिस को इतला देते हैं, जिसके बाद ही ये कामयाब ऑपरेशन जो है होते हैं। और इस सिलसिले में जो उन्होंने ये भी कहा है कि एक पॉजिटिव साइन है जिस तरह से कश्मीरी लोग इस सिलसिले में फोर्सेस का ताउन दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत एक प्रोग्राम के दौरान जब उनने इस पर तबसरा किया जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और जो सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए गए, उस सब में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो मकामी कश्मीरी हैं वो आप इंटेलिजेंस एजेंसियों को आकर खुद खबरदार करते हैं और तफसीलात भी उन्हें दी जाती हैं। कहीं पर अगर उन्हें मिलिटेंट्स उनके घरों में पहुंचते हैं या दाएं बाएं कहीं नकलो हरकत देखी जाती है। लेकिन दूसरी बात उनकी तरफ से ये भी कही गई कि एक तरफ जहां सिक्योरिटी फोर्सेस मकामी लोगों के ताउन से मिलिटेंटों को मार गिराने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ मकामी लोग भी अब ये करते हैं कि मकामी सतह पर जो इंटेलिजेंस एजेंसियों तक इतला पहुंचाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो खुद भी उन मिलिटेंट्स से मुकाबला कर सकें और दहशतगर्दी को मजीद पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए काम आज भी चल रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान सामने आया है। अब जरा लद्दाख आपको लिए चलते हैं, चूंकि लद्दाख के अंदर पिछले 12-15 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है उसने दिल्ली के अंदर भी हलचल काफी तेज कर दी है और अगले कुछ दिनों के दौरान हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, चूंकि रियासत का दर्जा देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन मामला दीगर भी और लद्दाखी लीडर एक साथ आए हैं। 6 दिसंबर को वसी पैमाने पर एहतिजाज की कॉल न सिर्फ दी गई है बल्कि बाकायदा अब एक अवामी तहरीक लद्दाख के अंदर शुरू की जाएगी और एपेक्स बॉडी और KDA ने एहतिजाज का मुश्तरका ऐलान किया है। तीसरी मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोनों इनमें रिलीजियस लीडर भी हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरान के साथ मुसलसल राब्ते में थे एपेक्स बॉडी लेह की तरफ से, और दूसरी तरफ एपेक्स बॉडी लेह की तरफ से जो मामला वजारत दाखिला के नोटिस में पहले लाए गए थे, कहा गया कि लद्दाख के मुसलसल कई बार जो मेमोरेंडम्स पेश किए गए, दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई और उसके बाद मरकजी वजीर जो है वो लद्दाख भी जाते रहे, लेकिन उन सब के बीच में ये देखा गया कि वजारत दाखिला या मरकजी सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी एक बार फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरी तरफ लद्दाख के जो बाकी लीडरान हैं जो लेह के अंदर या करगिल के अंदर नुमाइंदगी कर रहे थे, एपेक्स बॉडी लेह के मेंबरान हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया है। सख्त रुख अपनाते हुए कहा गया कि अवाम के जो जज्बात थे, एहसासात थे, न सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, 6 शेड्यूल का मामला हो, आईनी हुकूक हो, उनसे महरूम लोगों को न सिर्फ रखा गया, मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने का जो बात कही गई थी सरकार की तरफ से मुसलसल राब्ते में रहकर, वो तमाम मामलात आज भी जिन पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा सरकार कर रही है, जिसके बाद मुश्तरका ऐलान हुआ है और एक और महाज का आगाज करने की बात हुई है 6 तारीख को, जहां पर हड़ताल न सिर्फ होगी लेकिन उसके साथ साथ वसी पैमाने पर एहतिजाजी रैलियां, सिंपोजियम प्रोग्राम यानी अवामी तहरीक की शक्ल में अब मजीद कार्यक्रम, मजीद प्रोग्राम हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर और मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, बल्कि दिया जाए लद्दाख को, ये भी मांग हो रही है। और लोकसभा और राज्यसभा सीटों का भी एक बार फिर से जिक्र किया गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए असगर करबलाई साहब हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर रुकन हैं
और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम किरदार इनका पहले से रहा। जब एक रियासत हुआ करती थी, अब वो लद्दाख यूटी का हिस्सा है, लेकिन मुसलसल सरकार के साथ जब जब राब्ता करने की बात हुई है तो असगर करबलाई साहब भी उस डेलीगेशन का, उस वफद का हिस्सा रहे थे जो दिल्ली के अंदर सरकार से मुलाकात हुआ था, और उसके बाद लद्दाख के अंदर भी मामलात को संजीदगी से लिया जाता रहा। बहुत शुक्रिया असगर साहब ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में खुशामदीद कहते हैं आपको, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि आपकी तरफ से सरकार के नोटिस में दोबारा वो तमाम मामलात लाने की बात हुई जो जून जुलाई से काफी ज्यादा कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही थी। क्या कहीं ऐसा महसूस हुआ साल के खत्म होते होते कि दिल्ली पहुंचने के बावजूद भी, सरकार के हाथ में कागजात देने के बावजूद भी मामलात पर शायद संजीदगी से काम नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा जो कुछ कहा गया था, और उसके बाद अब मजबूर होना पड़ा है ये एक बड़ा ऐलान करने के लिए लद्दाख के अंदर आपको? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलाम JNK में जी बेहतरीन मौके को लद्दाख की नुमाइंदगी के तौर पर फराहम करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये जो आज कल जो मीटिंग हुई है, ये पहली मीटिंग नहीं है, ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है, और इन दोनों मीटिंग में जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, इसमें MOS होम नित्यानंद राय साहब भी आए थे। इन्होंने प्रॉमिस किया था जो डिमांड्स हमने रखी थी, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स है, जिसमें 4 हमारे डिमांड्स है: फुल फ्लेज स्टेटहुड फॉर लद्दाख यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख यूटी, रेजिडेंट सर्टिफिकेट एंड एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जितने भी वैकेंसीज है उसे फिलअप करने के लिए। और लास्ट हमारा 4th डिमांड था 2 सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर लद्दाख। जी उनमें से सिर्फ हमारी एक ही डिमांड जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स की डिमांड थी वो फुलफिल हो गई है, वो पूरा हुआ है। उसके साथ ही साइमल्टेनियसली उनका था कि हम रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और वो रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो पाए है। दूसरा डिमांड उसमें MOS साहब नित्यानंद राय जी ने एक्सेप्ट किया था, कहा था कि जो आपकी ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, उस ज्वाइंट कमेटी को विद इन डेज हम दिल्ली में बुला के होम मिनिस्ट्री में हम बातचीत करा लेंगे। जी वो दिन और आज का दिन अभी तक होम मिनिस्ट्री से एपेक्स बॉडी और KDA के बॉडी को कोई भी इन्विटेशन नहीं आई है, कोई सीरियसनेस कंसर्न इन्होंने नहीं दिखाया है, 2 टाइम्स होम मिनिस्ट्री के एश्योरेंस के बावजूद। जी तो अनफॉर्चुनेटली दोबारा पूरी लद्दाख के आवाम को, लद्दाख की जनता को सड़क पे धकेलने की और उन्हें यह एहसास दिलाने की कि हम ज्यादा कंसर्न नहीं रखते हैं लद्दाख के आवाम को लेकर, लद्दाखियों को लेकर। कल का ये मीटिंग हमारा एपेक्स बॉडी और KDA की मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग हुई, और उसमें हमने डिसाइड किया अब जब तक आवाम सड़कों पे ना आए, जब तक एहतजाज, मुजाहिरे, हड़ताल, धरना न कर ले, तब तक शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून पे कोई जूंग रेंगने वाली नहीं है। इसलिए मीटिंग में, कल की मीटिंग में थारो डिस्कशन हुई, सारी लीडरशिप ने यूनानिमसली डिसाइड किया अब वक्त आ चुका है कि लद्दाखियों को सड़क पे आए और अपने वजूद का इजहार करे, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह जतला दे कि अब लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है, और अपने जो एपेक्स बॉडी और KDA ने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स दी है, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे, पूरा नहीं होगा, लद्दाखी सड़क पे आएंगे। और शायद ही सड़क पे आने के बाद, हड़ताल की काल देने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, जल से जुलूस करने के बाद शायद होश आए। जिस तरीके से आपको याद होगा, इससे पहले जब नित्यानंद लेह में आ रहे थे, एपेक्स बॉडी और KDA को टोटली इग्नोर करके कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाने की कोशिश की, और हमने लद्दाख बंद की काल दी थी और मजबूर हो गए दोबारा KDA और एपेक्स बॉडी को बुलाने पे। अब हमें लगता है शायद वही टैक्टिक्स दोबारा ये बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रही है। एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, जो 6 तारीख का आपने अब प्लान बनाया है, क्या ये एक रेगुलर एक तरह से प्लान कहेंगे या आरजी 6 तारीख से जो आप शुरू करेंगे, और आगे किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे? और आपके यानी जो LBA का आपने जिक्र किया, KDA एक साथ आए हैं,
इसमें तमाम लोग या तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलीजियस हों, एनजीओज हों, बाकी मकामी लोग हों, वो आपके साथ आ रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाई जा रही है? इसमें 6 तारीख के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि 6 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए शायद ये 6 तारीख एक दिन आगे पीछे हो जाएगी। अब 6 तारीख नहीं होगा, क्योंकि 6 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारी इस एजिटेशन में, हमारी इस मूवमेंट में, ये पीपल्स मूवमेंट है, ये किसी इंडिविजुअल्स के, एपेक्स बॉडी के इंडिविजुअल का, केडीए के इंडिविजुअल की मूवमेंट नहीं है, ये लद्दाखियों की मूवमेंट है। और लद्दाखियों की मूवमेंट ये किसी इंस्टीट्यूशंस, पार्टी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, एनजीओ लेवल पे ही नहीं है, ये आम लेवल पे है। यानी हर लद्दाखी इस मूवमेंट का हिस्सा है। और इसीलिए कल की हमारी मीटिंग में हमारे करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, उससे हमने पहले मीटिंग की थी, और इन्होंने अपने सारे खदशात जब उनके दूर हो गए तो इन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। अब ये करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी केडीए के पार्ट है और हमारे मेंबर्स हैं। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें आप बार एसोसिएशन ले लें, आपके पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी ले लें, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मर्चेंट एसोसिएशन ले लें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ले लें, जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे ऑन बोर्ड है, सबके सब एक साथ है। अच्छा, लद्दाख में एक चीज और भी जानना चाहेंगे, चूंकि 24 जून को जब जम्मू कश्मीर के जो लीडरान थे वो दिल्ली पहुंचे थे, और उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही 1 जुलाई को आपको भी मदऊ किया गया था वजारत दाखिला की तरफ से। लीडरान की मीटिंग, यानी जो केडीए थे, केडीए लीडर्स थे, वो पहुंचे थे, उनमें आप भी थे। तब से लेकर आज तक एलबीए के मेंबर्स हों, आप हों, जो चार्टर ऑफ डिमांड था, जिनमें से आप कह रहे हैं एक पूरा हुआ है, जो आपकी तरफ से मुतालबात रखे गए थे, उन पर अब तक काम ना हो पाना वजह कहा रही है? ये गैप जो पड़ गया है, इन सब के बीच में 3 मीटिंग्स भी आपकी हुई हैं, मरकजी वजीर बराए दाखिला वो भी लद्दाख का 2 बार दौरा कर चुके हैं गालिबन। तो इन सब के बीच में बावजूद इसके काम ना होना, मकामी सतह पर कोई खामी रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अलावा जो आपको लगता है वजारत दाखिला की तरफ से भी कोई गलती हो रही है? मकामी सतह पर मैं आपको कहूंगा, शायद हमारे बीजेपी के कुछ लीडरशिप्स इसमें रोड़े अटका रहे हो, वो नहीं चाहते हो कि ये मीटिंग्स हो जाए और ये मूवमेंट्स आगे बढ़े, पब्लिक की डिमांड्स फुलफिल हो। जहां तक वजारत दाखिला का ताल्लुक है, वजारत दाखिला डे फर्स्ट से हमें न सिर्फ एश्योर कर रही थी, हमें कह रही थी कि आप इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी के साथ आप हमें लिस्ट दे दें ज्वाइंट कमेटी की, हम विद इन डेज आपको दिल्ली बुला के इन चीजों पे हम थॉरो डिस्कशन करेंगे। हम खुले दिल के साथ तैयार हैं, हम लद्दाखियों को सुनने के लिए आए हैं, लद्दाखियों के समस्या का, मसाइल का हल करने के लिए आए हैं। हम बहुत ही सीरियस हैं, कंसर्न रखते हैं, और हमें लद्दाखियों के साथ बहुत ही हमदर्दी है। लेकिन ग्राउंड जो रियलिटीज वो यही है, अगस्त के बाद से लेकर अभी तक लिस्ट भी फाइनल होने के बाद, उनको पहुंचने के बावजूद भी वजारत दाखिला की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं हुई है। तो हमें यकीनन वजारत दाखिला के लेवल पे भी इसमें कोताही है। करबलाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी डिमांड्स है, आप क्या चाहते हैं कि किन डिमांडों को जल्द से जल्द फुलफिल करने की जरूरत है, और क्या आपके अगर सरकार के साथ, मरकजी सरकार के साथ आपकी मीटिंग होती है, तो क्या आपकी जानिब से और कोई डिमांड रखी जाएगी, या कि कोई टाइम फ्रेम के, यानी कि पीरियड के दौरान इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए? हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड स्टेटहुड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉमिस है कि हम लद्दाखियों को लद्दाखियों से ही हुकूमत करवाना चाहते हैं, लद्दाखियों को हम डेवलप करते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, लद्दाखियों को एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री के दूसरे स्टेट्स के लेवल पे लेना चाहते हैं। आज लद्दाखियों के पास न अपनी रूलिंग है, न अपनी लेजिस्लेशन है, न अपने लिए कानून बना सकते हैं, न अपने पे हुक्मरानी कर सकते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में लद्दाख जैसे, जिसकी बहुत ज्यादा
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। 1000 किलोमीटर की एलओसी और 1000 किलोमीटर की एलएसी है। जियोपॉलिटिकल इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस लद्दाख को कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में देकर, नौकरशाह के हाथों में देकर उस लद्दाख की हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड यही है कि स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया। असगर करबलाई साहब को चेयरमैन हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, हमारे साथ थे और बात हो रही थी लद्दाख के मामले पर। 6 तारीख की जो उन्होंने जिक्र किया है 6 तारीख का, वो आगे पीछे हो सकती है चूंकि उस दिन एक अहम दिन भी हिंदुस्तान के लिए है। लेकिन जो अवामी तहरीक है वो जरूर चलाई जाएगी और बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जाएंगे, इसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब कोई तब्दीली आए या ना आए। शायद नतीजे कुछ दिनों में हमारे सामने होंगे, लेकिन फिलहाल यह है कि अस्पतालों के अंदर सरमा के दौरान मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात से निजात मिले, इसके लिए एक कोशिश की गई है। और क्या वो कोशिश रंग लाएगी, कुछ हिदायत दी गई हैं और बात तलबा की भी करेंगे। और इसके अलावा आपको खेलकूद से मुतल्लिक भी कुछ खबरें बताएंगे और बात महकमा जंगलात की भी करेंगे।